हाय नमस्ते। अपने इंडिया पार्टी चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। 25 जनवरी है आज 2024 का। कल गणतंत्र दिवस होना है। मैक्रोन साहब जयपुर आ चुके हैं। कल वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। यह तो एक बात हुई, परंतु जिस बात पर मुझे आज बात करना है वो इंडी गठबंधन को लेकर के है कि जहां अभी काफ़ी कुछ मच रहा है, काफ़ी कुछ। अगर आपने अपनी नज़र बना करके रखा हो तो आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं और चीज़ें अपनी तरीके से अपने रफ्तार से चलती चली जा रही हैं। और ये भाजपा के लिए बेहतर है या नहीं है, इसे भी हम देखते हैं। इंडी खेमा के लिए इवेंचुअली क्या होने वाला है, इसे हम एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इसे किस तरह से देखना चाहिए। एक तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। और एक तरीका यह है कि आपको सिर्फ अपनी ताकत का पता हो, और तीसरा तरीका यह है कि आपको सिर्फ अपनी कमजोरी का पता हो। अब ये तीन तरीके हैं जिससे आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। और ये जो रूल जिससे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो मैं इसी इसी तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। आपको अपनी कमजोरी का पता है या नहीं? मुझे लगता है कि इंडी खेमे को अपनी कमजोरी का पता संभवतः नहीं है। और अपनी ताकत का मुझे लगता है कि इंडी खेमे को अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा अंदाज है। उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। एक ये है, और ये तो मुझे लग रहा है। और तीसरा जो एक तरीका मैंने बताया था कि आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, तो अपनी ताकत और कमजोरी का। तो मुझे लगता है कि इंडी खेमे को, चूँकि मैं आज इंडी खेमे पर ही बात कर रहा हूँ, ये जिसे इंडिया भी कहते हैं, तो उन्हें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता नहीं है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है। इंडी खेमे को सिर्फ अपनी ताकत की जानकारी है। ये मुझे लग रहा है कि ये लोग, ये जो तीन अल्टरनेटिव, तीन तरीके हैं अपने आप को एनालाइज करने के और आगे बढ़ने के, उसमें ये सेकंड वाला जो है ना तरीका, ये इंडी खेमा अपनाए हुए है और इसी आधार पर ये चल रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो जहां भी हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये आप अगर आप देखेंगे तो समझने की कोशिश आप भी मेरी ही तरह ज़रूर करेंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। अब आप चलिए, रीजनल पार्टियों की बात अभी इसलिए नहीं करते हैं, करते ही हैं, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हम बड़ी पार्टी से बात करना शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी की बात अब अगर हम कर लें तो राहुल गांधी जी एक फलक्रम है। वो वहीं से बाकी पार्टियां एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि एक बिगर फोर्स को साथ लेकर के जब ये चल रहे हैं तो उसमें कांग्रेस ही है, कांग्रेस इनके साथ है। कांग्रेस का ऑल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये हर जगह से कुछ जीतती हैं, कुछ हारती हैं, लेकिन उनका प्रेजेंस है, पूरे हिंदुस्तान पर है। ये अभी भी किसी पार्टी की उस तरह से हुई नहीं है, नॉट इवन ऑफ भाजपा। ये तो आपको सबको पता है। तो अब अभी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि बड़ी स्लिपरी मोड में इंडिया का जो खेमा, INDIA का जो खेमा है, वो बड़े ही स्लिपरी मोड में, फास्ट स्लिपरी, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ वो स्लिप करता हुआ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी 2022 में, और अगर हम उसे छोड़ दें कि लास्ट में जो उन्होंने शुरू किया था, तो ये जो यात्रा ये उनकी चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये इसका स्टार्ट जिस तरीके से मणिपुर से हुआ, वहाँ से और यह कब हुआ शुरू? यह 14 तारीख को हुआ। 14 जनवरी को इन्होंने, राहुल गांधी जी ने शुरू किया। और 14 जनवरी को हमको, आपको सभी लोगों को पता है कि देश में क्या समा बना हुआ था, और जो उसकी उसकी गर्मी और उसकी जो ताकत है वो लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में रामलला आने वाले थे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली थी, इसलिए पूरा देश जिस तरह से राममय हो चला था, वो उसी हालांकि वह उस दिन हुआ नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा का जहाँ तक प्रश्न है, वह उस दिन हुआ नहीं था, वो तो 22 को होना था, लेकिन वो एक समा, एक फिजा बन चुकी थी। वैसे में 14 तारीख को राहुल गांधी जी ने चुना कि वो
एक तो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे नहीं, और दूसरी बात वो यात्रा भी शुरू करेंगे और न्याय यात्रा शुरू करेंगे जो मणिपुर से शुरू करेंगे, और मणिपुर को उन्होंने अपना स्थान बनाया जहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते। अब मणिपुर पता है, मणिपुर को लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने शायद यह सोचा होगा, उनकी ताकत में ये समझ में आई होगी बात कि वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद से वो उन्हें सबसे उपयुक्त जगह लगा, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और आसाम इंटर करते करते चीज़ें इतनी भयावह हो गई कि अभी वहाँ कांग्रेस पर FIR वगैरह हो गए, मतलब राहुल जी पर भी लग गया, और बाकी ये सब चीज़ हुआ। यह सब तो अपनी जगह चल रहा है। अब एक तरफ वहाँ ये हो ही रहा था कि तब तक अगर हम बंगाल की बात देखें तो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि भाई हमारा आपके साथ कुछ होना है नहीं, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं, आपके साथ हमारी कुछ बात बन भी नहीं पा रही है, जितनी सीटें मैं आपको दे सकती हूँ उतना दिया, आप उस पर तैयार है नहीं। और उस पर इन्होंने मनाही कर दी, कांग्रेस की ओर से मनाही हो गई, तो आगे बातें नहीं बढ़ी। अब तो वो खुलकर कह भी रही हैं कि सवाल ही नहीं उठता है। तो मसला ये हुआ कि बंगाल में भी इनकी स्थिति जो कांग्रेस की है, और कांग्रेस और चूँकि ममता दीदी जो हैं वो भी तो साथी हैं ना इंडी के, तो अब दोनों में खटपट हो गई बात, तो यहाँ तो कोई एकाकी वाली बात बनी नहीं। अब अगर आप इससे और आगे बढ़िए तो अब बिहार आइए। बिहार की स्थिति को तो मैं सोच रहा था कि बाद में कहूँगा, लेकिन चूंकि अब उधर ही से चले हैं तो चलिए बिहार पर भी आ ही जाते हैं। बिहार में एक अलग नई स्थिति बन गई है, और आज की तो स्थिति ये लगती है कि नीतीश कुमार जी पता नहीं घंटे 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद भी इंडी खेमे में रहेंगे या नहीं, वो कहीं एनडीए में तो नहीं चले जाएंगे, या हो सकता है कि वो अभी बने ही रहें, इस महीने का इंतज़ार करें। अनाउंसमेंट जब अगले लोकसभा इलेक्शन का चुनाव होना हो उससे थोड़ा पहले, चूँकि अंदाज तो लोगों को पता तो चल ही जाता है, उसके पहले ही वो ऐसा कुछ अपना निर्णय लेंगे। ये तो मेरा पहले से भी मानना है कि वो थोड़ा लेट ही कोई भी निर्णय लेंगे। अगर वो जंप भी करना होगा, उन्हें दूसरी साइड में आना भी होगा वापस, तो शायद वो तभी करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से चीज़ें गरमाई हुई हैं बिहार की राजनीति में, लगता है कि वहाँ जो इनका आपसी गठबंधन था जनता दल यू और राजद का, उसमें टूट बिल्कुल साफ दिख रहा है। कल जब कर्पूरी ठाकुर जी के संदर्भ में जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड से ये उनके नाम की घोषणा हुई सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, तो उसके बाद से एक नई राजनीति चल पड़ी बिहार में। और इस मौके पर ही नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद की चर्चा कर दी। अब वो तीर जाकर के सीधे ऑब्वियसली उनके अपने ही खेमे में लगा। तेजस्वी यादव जी अब हैं जब इनके साथ, तो जब इस तरह की बातें उन्होंने कही तो नेचुरली इन बातों को राजद ने अपने लिए भी ले लिया, और अपने लिए ही लिया है, यह तो बिल्कुल साफ दिखता है। क्योंकि रोहिणी जी का जो जिस तरह से वो कुछ ट्वीट्स आए तो उससे कुछ बातें साफ साफ हुई, हालांकि वो ट्वीट्स हट गए, डिलीट कर दिया गया था, लेकिन बातें तो ये दोनों के बीच खटपट तो हो ही गई है, यह बात साफ दिख रहा है। तो अब इंडी गठबंधन में ही अब हम देख रहे हैं कि बंगाल में इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई। इसके बाद बिहार में आते आते अब कल पता नहीं क्या होगा। अगर नीतीश कुमार जी रह भी जाते हैं इंडी खेमे के साथ, तो भी जितनी ताकत के साथ वो इसमें जुड़े हुए थे इंडी खेमे में, अब उनकी वह रुचि तो रही नहीं, चूँकि ना वो इस गठबंधन के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने और न संयोजक ही बने। तो जो उनका जो एक माना जा रहा था कि वो उनका एक कवेटेड एरिया, एक पोजीशन होगा जो चाहेंगे, वो तो उन्हें मिला नहीं। तो वो उनका इंटरेस्ट भी वैसे भी नहीं रहेगा अगर वो इंडी खेमे में रहते भी हैं तब भी। और वैसे भी जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मान लिया जाए कि वो रह भी जाते हैं तो भी, और नहीं रहते हैं तो भी, बिहार में भी इंडी गठबंधन की स्थिति गड़बड़ सी दिख रही है। यूपी अगर आप आइए तो यूपी में भी अखिलेश जी ने तो भी साफ कह ही दिया है कि वहाँ अभी ऐसा कुछ होना नहीं है, वहाँ की भी स्थिति ठीक नहीं है। और मायावती जी का तो अब लग नहीं रहा है कि वो इसमें आने वाली हैं। पहले भी नहीं था कि वो आएंगी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखे थे। वो सब शर्त इधर तो, और शर्त तो ये थे कि उन्हें प्राइम मिनिस्ट्रियल उनकी ओर से आया था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। लेकिन अब यह बात तो आई थी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाने की। अब यह बात अखिलेश जी को
तो किसी भी सूरत में पसंद होती नहीं। तो वैसे भी नहीं था, और वैसे भी अखिलेश जी चाहते भी नहीं हैं कि मायावती जी आएँ, और मायावती जी भी नहीं चाहती हैं कि अखिलेश जी भी रहें उस गठबंधन में जब वो वहाँ आएंगी। तो वहाँ भी इंडी गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और अब पंजाब की अगर बात देखते हैं तो पंजाब में तो मान साहब ने साफ ही कह दिया है कि वो कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम तो 13 सीट तो हम लड़ने ही वाले हैं, वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आगे अपना कांग्रेस देख ले। यहाँ भी इंडी गठबंधन में जो मजबूत जो दो दल थे वो उनमें कोई इस तरह की कोई एका बनी नहीं, कोई एकत्व की बात वहाँ भी नहीं दिख रही है। और चूंकि आप ही वहाँ है, हाँ, अब दिल्ली में जो बन जाए, दिल्ली में हो सकता है 4-3 का फार्मूला ये लोग कर लें, 7 सीटें हैं लोकसभा की, तो ऐसा हो सकता है कि हो। लेकिन अभी वो वहाँ भी बातें स्पष्ट हुई नहीं हैं। महाराष्ट्र की स्थिति तो बिल्कुल साफ है। वैसे भी अगर आप देखिए तो इंडी गठबंधन में शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं और कांग्रेस है। कांग्रेस से वहाँ भी कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। वैसे भी कांग्रेस की तो अब सीटें वहाँ उस तरह से रही भी नहीं। और मिलिंद देवरा जी अभी अभी निकल ही चुके हैं। तो कांग्रेस के एक ताकतवर नेता जिन पर भरोसा करके ये लोग आगे बढ़ सकते थे, वो तो ऐसे ही बाहर हो गए। और 22 सीटें ये मांग रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना मांग रही है, तो 40 में अब 48 में, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि चूँकि उसके बाद फिर इनको भी चाहिए, शरद पवार जी को भी चाहिए, फिर कांग्रेस को भी चाहिए, ऐसी स्थिति वहाँ नहीं बन रही है। मुझे लग रहा है कि वहाँ भी चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। और इधर जहाँ तक इस खेमे का सवाल है, उधर तो सारी चीज़ें सब ठीक ठाक चल ही रही हैं। अब वहाँ की बात ये होगी। तो महाराष्ट्र भी लग रहा है इंडी खेमे वहाँ भी बिल्कुल साफ ही नज़र आ रही है। अब किधर अगर आप अब अगर आप थोड़ा सदर्न साइड में अगर हम इंटर करते हैं तो मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ ही दीजिए। मध्य प्रदेश में तो डायरेक्ट फाइट है, ठीक है, वहाँ कांग्रेस को जितना लड़ना है वो लड़ लेगी, क्योंकि उनका फाइट तो सीधा सीधा भाजपा के साथ ही होना है। तो वहाँ कोई इशू है नहीं, वहाँ तो कोई इंडी खेमा उनका है ही नहीं, वो तो जो है सो खुद वही हैं। तो वहाँ की बात तो समझी जा सकती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अब तो चूँकि कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई है, ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहेगी वहाँ भी कि, और वैसे भी वहाँ कोई है भी नहीं। कर्नाटक में भी तो फाइट ऑलमोस्ट अब कुछ ऐसा ही हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच का ही रह गया है। अब तक तो कांग्रेस भाजपा की सरकारें वहाँ सरकार वहाँ बनती रही थी, अब वहाँ हटी है, तो वहाँ भी उनका कोई फाइट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो चलेंगे। तो वहाँ भी कोई इशू नहीं है खेमा का, जहाँ तक सवाल है। आंध्र प्रदेश में अब बहन भाई की लड़ाई अब होने वाली है, तो अब वहाँ भी कोई किसी के साथ उनको अलायंस करने वाली स्थिति है नहीं। जगन रेड्डी जी जो हैं, अब उन्हें अपनी सत्ता बचानी है, लेकिन अब उनकी बहन भी आ चुकी हैं कांग्रेस की ओर से, तो वहाँ भी फाइट अब किसी के साथ कुछ है नहीं। तो सदर्न साइड में आप जितना जाएंगे उनके लिए परेशानी कांग्रेस की है नहीं, इंडी खेमे की है भी नहीं। चूँकि अगर और अब तमिलनाडु में और केरला में जाते हैं तो वहाँ उनकी स्थिति बिल्कुल क्लियर है। वहाँ ऐसे भी डीएमके के साथ इनका ठीक ठाक चलता है, और यहाँ जो कम्युनिस्ट खेमा है उसके बरक्स जो कांग्रेस की तो स्थिति ठीक ठाक ही है, सीटें भी उनकी अच्छी खासी हैं वहाँ। तो वहाँ जहाँ लड़ाई है नहीं, जहाँ कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड, भारत के नॉर्दर्न साइड में, या इवन आप किधर चले जाएं, वेस्टर्न साइड में ही चले जाएं, तो मुझे लग रहा है कि असल इंडी खेमा की जो लड़ाई है या उनकी जो एकता है वो दिख तो इधर ही सकता है। तो यहाँ की स्थिति साफ नहीं दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंडी खेमा अब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के चक्कर में, और ख़ास करके अब जो अयोध्या में जिस तरह से भगवान राम लल्ला आए हैं, तब के बाद से तो लगता है कि एक स्पीड ही बढ़ गया, एकदम स्लिपरी वो होता है ना कि वो उस पर वो सवार हो गए हैं इंडी खेमा के लोग, और वो ससरते हुए स्लाइड करते हुए नीचे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो अब ऐसे में और उसके बरक्स अगर आप देखिए तो भाजपा की तो बात ही अलग है। वो जिस ताकत से अभी देखिए, मैक्रो साहब को उन्होंने अभी इनवाइट किया है, मैक्रो साहब जयपुर में आ भी गए हैं, उनके साथ रोड शो भी हो रहा है। कल वो दिल्ली में होंगे, रिपब्लिक डे परेड में होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे फ्रांस के साथ। जो अपना अगर वेस्टर्न कंट्री का अकेला कोई देश सबसे ज़्यादा
भारत के साथ निकट रहा है तो फ्रांस ही रहा है। और इसने हर वक्त ऐसा दिखाया है, अभी भी दिखाया कि जहाँ बाइडेन को बुलाया गया था वो नहीं आए, तो 2-3 दिनों के अंदर ही जब इन्हें बताया गया तो ये तैयार भी हो गए और एक शॉर्ट विजिट में आ भी गए। तो जो मोदी जी हैं वो तो अपनी अपनी तरीके से चल रहे हैं। अब जितना मजबूत मोदी जी अपने आप को दिखाते जा रहे हैं, ठीक उतनी ही कमज़ोर होती हुई मुझे इंडी खेमा लग रहा है। अब वैसे में देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपने विचार रखें, नहीं सहमत हैं तो आपके क्या आर्गुमेंट्स हैं आप हमारे साथ शेयर करें, हम लोग बातें करते हैं उस पर। अगर अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब खुद या लोगों से नहीं करवाया है तो आप उनसे करवाइए, खुद किया है तो अच्छी बात है, लोगों से करना है करवा सकते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, आपके लिए भी अच्छी बात होगी कि हम लोगों का बढ़ेगा, हम लोगों का ग्रुप बढ़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।